हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे जेनेटिक फाउंडेशन की। जेनेटिक फाउंडेशन क्या था? वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं जीन्स के थ्रू, हेरिडिटरी के थ्रू, उन्हें हम किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक फाउंडेशन में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना देखूँ तो मेरा जो आइज़ है, मेरा कलर है, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है। ठीक है, तो ये क्या गुण थे कि मेरी मम्मी से ये सारे गुण मेरे अंदर आए, और मेरी मम्मी के अंदर जो गुण है, मेरी मदर के अंदर जो गुण थे, वो मेरी नानी की जैसे हैं। तो नानी से होते होते किस तरीके से वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर आए। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे जेनेटिक फाउंडेशन में। तो अगर देखा जाए तो सबको पता है कि हम हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई होती है? पूरी सारी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होकर के क्या बना देती हैं? सेल्स का जब वो ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज़ बोलते हैं। ये टिश्यूज़ भी बहुत सारे ग्रुप में इकट्ठे होकर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। ये ऑर्गन्स भी हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स अलग अलग पहले बनते हैं, फिर एक साथ वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये सब हमने प्रीनेटल में देखा है, और इसी में हमारी क्या बन जाती है? बॉडी बन जाती है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? हमारी सभी बॉडी की सेल्स में, ठीक है, सभी बॉडी की सेल्स में क्या होता है? सभी बॉडी के सेल्स में हमारी क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो पाए जा रहे हैं, ये हमारी सभी बॉडी के सेल्स में पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी की हर सेल में। ठीक है, जो मिलियंस, लाखों सेल्स, करोड़ों सेल्स हैं, उनके अंदर इस तरीके के सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हर एक सेल्स में अपने 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यही जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इनके अंदर जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन्स किसके बने हुए होते हैं? ये डीएनए के बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये किसके बने हुए होते हैं? डीएनए के बने हुए होते हैं। ठीक है, डीएनए किससे बनता है? डीएनए हमारे किससे बनता है? ये 4 तरह के केमिकल्स होते हैं, उनसे बनता है। जैसे साइटोसिन्स हो गए हमारे, ग्वानिन हो गए, ये हमारे बेसिस हैं, एक तरह से आप मान लीजिए कि केमिकल्स हैं। तो इनसे मिलकर के हमारा डीएनए बना होता है। तो अगर आप देखोगे, साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन लगता है, और थायमिन के साथ हमारा एडेनिन लगता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन लगा हुआ होगा। देखिए, साइटोसिन के साथ ग्वानिन लगता है, थायमिन के साथ हमारा एडेनिन लगता है। ये केमिकल्स है। तो इस तरीके से ये हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर ये सीढ़ी की तरह अरेंज होते हैं। यही जो अरेंज होकर के क्या बनाते हैं? डीएनए की एक जो ये सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो ये बनाते हैं। ठीक है, और ये डीएनए में एक क्या अपना आंतरिक गुण होता है कि डीएनए अपने आप को क्या कर सकता है? डुप्लीकेट कर सकता है। डुप्लीकेट करने का मतलब ये है कि डीएनए अपना डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। इसका मतलब क्या है? डीएनए 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से वो अपनी सर्किल्स को बढ़ा सकता है। ठीक है, अपने को द्विगुना कर सकता है, दुगुना कर सकता है। ठीक है, इसीलिए यही जो गुण है, ये हमारी कोशिका में डीएनए के कारण ही आ जाता है, जिसके चलते क्या बनती है? 2 से 4, 4 से 6 कोशिकाएं बन जाती है, क्योंकि उनके अंदर डीएनए जो है वो अपना साइज अपना साइज नहीं बढ़ा रहे, अपनी ऐसी की ऐसी ही अपनी कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, अपनी फोटो कॉपी बना दे रहे हैं डीएनए। ठीक है, जिसके चलते देखो आप, इस तरीके का सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हाँ, यही हमारा क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जीन्स। और जीन्स हमारे किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए मिलकर बनते हैं। डीएनए में 4 तरह के बेसिस पाए जाते हैं, जिसमें क्या है? साइटोसिन्स ग्वानिन के साथ अरेंज होता है। थायमिन जो है वो हमारा थायमिन हमारा क्या है? एडेनिन के साथ अरेंज होता है। ठीक है, और ये होते हैं, और इसी से यही हमारे जो ये जो हमारे साइटोसिन ग्वानिन है, यही हमारे क्या होते हैं? इन्हीं में हमारे पेरेंट्स के थ्रू जो जो गुण होते हैं, वो गुण पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स में रहते हैं। फिर वो जब हम कॉन्सेप्शन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो स्पर्म और ओवम के थ्रू यही क्रोमोसोम्स और यही साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन जो भी हैं, ये सब हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इन्हीं में पेरेंट्स के गुण रहते हैं, और आगे जा कर के हमारे अंदर भी ये वाले गुण आ जाते हैं। ठीक है, इरेजर का ऑन नहीं रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, ह्यूमन जो है बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ह्यूमंस किससे मिलकर बना हुआ होता है? बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम्स पाया जाता है। क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे जीन्स पाए जाते हैं, और जीन्स के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है। डीएनए हमारे 4 बेसिस के थ्रू बनता है। कौन कौन से बेसिस थे हमारे? वो थे हमारे साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन लगा रहता है, और थायमिन के साथ हमारा एडेनिन लगा रहता है। ठीक है, ये 4 बेसिस से मिलकर के बना होता है।
यही जो बेसिस हैं, ये हमारे सारा जीन्स और ये बेसिस डीएनए, इनमें ही हमारा क्या होता है, सारे जेनेटिक मटेरियल फिट होते हैं। मतलब कि अगर आप देखोगे तो ह्यूमन बॉडी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पेरेंट्स से जो हमें जीन्स मिल रहे हैं, ठीक है, तब उन्हीं जीन्स के थ्रू हमें पूरी ह्यूमन बॉडी मिली है, ठीक है। इसी तरीके से ये जीन्स एनिमल्स में जो होते हैं उनके अंदर एनिमल्स वाले जीन होते हैं, इसीलिए उनके जो बच्चे हैं वो उनका एनिमल वाले जीन कैरी करते हैं, ठीक है। तो हर इसमें स्पीसीज़ के अपने अलग अलग जीन्स होते हैं, हर पेरेंट्स के अलग अलग जीन्स होते हैं, वही जीन्स हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। उन्हीं के थ्रू हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, हमारे चलने का टाइम कब होगा, हम कब अपना पैटर्न, हमारे अंदर जो है पैटर्न फिट है, जीन्स के थ्रू हमारा पैटर्न भी फिट होता है, हम अपने आप ही चलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर हम दौड़ना शुरू करते हैं। तो ये सब पैटर्न्स भी हमारे किसके थ्रू फिट होते हैं, जीन्स के थ्रू ही हमारे अंदर फिट हो जाते हैं। मानव के अंदर कोशिका पाई जाती है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक कोशिका में 46 एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि जोड़ों में अरेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देखेंगे तो इस कोशिका में ये हमारी क्या है, एक कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, हमारे गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर आप ये देखेंगे ना, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे ये जो धागे से दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे गुणसूत्र हैं, ठीक है। जिस समय हमारा जो कोशिका है वो डुप्लीकेट नहीं हो रही थी, यानी कि कोशिकाएं जो है हमारे शरीर की ज़्यादातर समय क्या करती है, डुप्लीकेट होती रहती है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 वो बनती रहती है। तो जिस समय वो नहीं बनती है उस समय वो सिर्फ ऐसे सिंपल धागों के रूप में उसमें क्रोमेटिन धागे पड़े रहते हैं, इनको क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर कोशिका के हमारे केंद्र के अंदर, ठीक है। लेकिन जब ये अपना डुप्लीकेट होने का काम करती हैं तो ये क्या करने लगती है, पहले ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाती हैं, उसके बाद ये डुप्लीकेट होती हैं, यानी कि दूसरी सेल से ये पहले ये क्रोमोसोम से डुप्लीकेट होंगे, उसके बाद कोशिका पूरी की पूरी डुप्लीकेट हो जाएगी, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स हमारे कितने पाए जा रहे हैं, यहाँ तक आप देखेंगे तो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हमारे अंदर 23 जोड़े में, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो 23 जोड़े में जो हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ये आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी ये क्रोमोसोम्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑटोसोम्स बोलते हैं। इन सारे क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। सिर्फ एक ये वाले को मैंने अलग किया है, क्योंकि इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं, ये वाले को मैंने अलग किया है क्योंकि इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो हमारा 23वां जोड़ा है जिसमें हमने XY लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो हमारी सभी कोशिकाओं में इस तरीके के क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये मेल की कोशिका है, इसीलिए इसमें एक Y पाया जा रहा है और एक X पाया जा रहा है। अगर ये फीमेल की कोशिका होती तो इसमें दोनों XX पाए जाते, ठीक है। तो ये किसी मेल की कोशिका का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें हमारे X और Y पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे सभी जोड़ों में पाए जाते हैं। 22 जोड़े क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और गिनती में कितने होते हैं, ये 46 होते हैं, ठीक है। अब है हमारा जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है जो जीन्स के अंदर, जो जीन्स के थ्रू हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स अंदर होते हैं। जैसे कि मेरे अंदर ब्लैक बालों के जीन्स हैं, ठीक है, तभी मेरे जो सर पे बाल हैं वो ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। तो वो जो मेरे अंदर जीन्स हैं वो क्या है, जेनेटिक कंपोजिशन है, और वो मेरे सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। जीन्स हमें किसी के नहीं दिखाई देते क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर है, ठीक है, और वो वहाँ से ही वो काम कर रहे हैं और वहाँ से वो आपके फिजिकल अपीयरेंस को बना रहे हैं, ठीक है। और फिनोटाइप में क्या होता है, फिनोटाइप में हम जो भी जीनोटाइप अंदर से जीन्स के गुण बनाता है वो कहाँ डिस्प्ले होता है, वो हमारी बाहर की तरफ से जो डिस्प्ले होता है उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस लाइक हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, वेट, ये सब क्या है, हमारे फिनोटाइप हैं, ठीक है। ये सब जो हमारे बाहर से हमें जो दिखाई देता है, सामने वाले का कलर, हेयर कलर, स्किन का कलर, उसकी आई का कलर, उसके हाइट, ये सब हमें जब सामने दिखाई देती हैं तो ये फिनोटाइप है। और ये जिस कारण से किसी व्यक्ति का ये फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जीन्स ही तो अंदर से डायरेक्ट कर रहे हैं ना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो जो अंदर के जीन्स होते हैं उन्हें हम जीनोटाइप बोलते हैं। मतलब कि अगर किसी के बाल काले हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, जो उसके ब्लैक हेयर है वो हमारा फिनोटाइप है, ठीक है, फिनोटाइप है। और लेकिन जो ब्लैक हेयर किसके कारण है, क्योंकि उसकी कोशिकाओं में जो जीन्स है उन्होंने वो
ब्लैक हेयर करे हैं। तो वो जो जीन्स को हम क्या बोलेंगे, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो उन्हें हम जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है। फिनोटाइप आल्सो अफेक्टेड बाय पर्सन्स हिस्ट्री ऑफ एक्सपीरियंस इन द एनवायरनमेंट। फिनोटाइप किसी और किससे प्रभावित होता है, जो बाहर का माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उससे भी प्रभावित होता है। ठीक है। वातावरण से प्रभावित है, क्योंकि अगर मान लीजिए जीनोटाइप में, तो जीन्स में तो हमारा है कि मेरी हाइट 10 फीट होगी। ठीक है। लेकिन न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, डाइट में बिल्कुल कैल्शियम ही नहीं मिल रहा है, तो क्या उस लेवल तक हाइट में पहुंचा सकती हूँ? मैं पहुंच सकती हूँ? मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मेरी जो जीन्स है उसको जीनोटाइप जो जीन्स में तो क्लियर है कि आपकी 5 फीट की हाइट, 10 फीट की हाइट है भाई। ठीक है। लेकिन आपका जो फिनोटाइप है वो नहीं आपको अलाउ कर रहा है, क्योंकि उसके चलते वो किससे प्रभावित हो रहा है? वो आपके न्यूट्रिशन से भी प्रभावित होता है, तो आपकी हाइट उस लेवल तक पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है। तो ये हमारा है, ये डीएनए का हमने पढ़ा था कल की क्लास में। सबसे पहले हमारे बेसिस होते हैं। बेसिस जो हमने बताया ना, सीढ़ी वाला जो स्ट्रक्चर था, उसमें 2 बेसिस थे, एडेनिन और थायमिन, और साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक है। ये मिलकर के हमारा डीएनए की यूनिट्स बनाते हैं। फिर डीएनए अपने आप को क्या करती है? डुप्लीकेट करती है। डीएनए में खास गुण होता है कि वो अपने आप को बढ़ाता रहता है। चार जो है ये अपने आप को डुप्लीकेट करते रहते हैं, बार 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 रिपीट ये करते रहते हैं। और इसके चलते क्या होता है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 20, इस तरीके से वो डीएनए जो है वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। तो इसमें सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन्स है, और इससे क्या होता है, फिर आगे जाकर के जीन्स भी जो है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है। 2 से 4, 4 से 6 ही बना सकते हैं। और ये इसमें ये कौन सी प्रोसेस होती है? माइटोसिस की प्रोसेस होती है। इसके चलते क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम्स भी अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। वो अपने 2 से 4, 4 से 6 क्रोमोसोम्स अपने अपने बना सकते हैं, अपनी खुद की कॉपी, फोटोकॉपी वो बना सकते हैं क्रोमोसोम्स। इसके चलते ही आगे जाके हमारी जो कोशिका भी अपनी कॉपी बना सकती है। इसीलिए 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती है, फिर 4 से 40 कोशिका तक पहुंचती जाती हैं। ठीक है। ये क्या है? ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सीढ़ियों वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा जो भी हमारा बेसिस है। ठीक है। इनसे ही मिलकर के हमारा क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है। तो जो अगर हमारे कहते हैं कि सबका किसी भी 2 व्यक्ति का डीएनए सेम नहीं होता है, तो क्यों सेम नहीं होता? उसमें यही बदलाव होते हैं, ये अरेंजमेंट उसमें अलग अलग होते हैं। इसीलिए अगर कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो सबसे लास्ट में डीएनए ही हमें सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करता है कि आखिर अगर किसी की बॉडी हमें मिली है, या किसी का हमें ब्लड मिला है, हम उसे बाद में क्या उस कौन से टेस्ट लगाते हैं? उसमें हम उसमें लगाते हैं डीएनए टेस्ट, क्योंकि डीएनए टेस्ट लगा के साफ पता चल जाएगा कि वो बॉडी या वो ब्लड किसका है। ठीक है। तो डीएनए जो है वो किसी भी 2 व्यक्तियों का एक जैसा नहीं होता है, वो सबके अलग होते हैं। हमारे फिंगर्स के जो ऊपर, जो हमारे थंब के जो निशान होते हैं, वो भी सबके अलग अलग होते हैं। इसी तरह फिंगर्स के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो भी सबके अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से डीएनए भी हर किसी का अलग अलग होता है। लेकिन इसके पैटर्न जो होते हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से वो पैटर्न को अगर हम मैच करेंगे तो वो निकल के आ सकता है। कि इसीलिए डीएनए टेस्ट होता है कि अगर किसी को पता करना है आपको किसका किसी के साथ क्या रिलेशनशिप है, कोई किसका बेटा है, या फिर कोई ऐसा ब्लड का रिलेशनशिप है, तो वो डीएनए टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट बता देगा कि आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका डीएनए है। तो डीएनए आपका जीन्स बनाते हैं, जीन्स आपके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। यही क्रोमोसोम्स आपके सारा खेल है पूरे जीन्स का, पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का, पूरा ह्यूमन स्पीसीज़ का सारा खेल हमारा ये क्रोमोसोम्स में ही है। ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी जो हमारी सभी बॉडी सेल्स होती है, उनमें कितने क्रोमोसोम्स हो गए? उसमें 23 क्रोमोसोम्स हो गए। सॉरी, 23 जोड़ा, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हमारी सभी बॉडी की सेल्स में हो गए। ठीक है। तो अब ये मैंने आपको फोटो दिखाई थी, सारा का सारा खेल आपका इसी में है। जितना भी आपका जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये आपकी कोशिका है, ये हैंड हाथ का बनाया हुआ है, ये आपकी कोशिका है। कोशिका के अंदर ये आपका केंद्रक है। केंद्रक के अंदर ये धागेनुमा संरचना जो है, ये आपके क्रोमेटिन धागे हैं। इस समय कोई काम चल नहीं रहा है सेल में, जब काम चलेगा तो अपना आप ही इस तरीके से क्रोमोसोम्स की शेप में ये आ जाएंगे। ठीक है। तो फिर ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से आपके अरेंज हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके का अरेंज होगा। आप ये देखोगे कि इसमें से ये वाला 22 क्रोमोसोम्स यहाँ हैं। ये 22 जो क्रोमोसोम्स हैं, 22 इधर वाले और 22 इधर वाले। ठीक है। तो एक एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम्स हो गए हमारे। ठीक है। तो हर जोड़े का एक क्रोमोसोम्स मदर से आता है और एक क्रोमोसोम्स फादर से आता है। यानी कि मदर की बॉडी से 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, फादर की बॉडी से 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, और आकर के वो क्या कर रहे हैं? जोड़ा बना दे रहे हैं। ठीक है।
और वो जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इससे मिलते जुलते जो जिसके अगर इसमें सेम जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल इसमें भी है, यानी कि आइज़ के लिए इसमें है, कलर्स के लिए इसमें है, तो वो अपने वाले के साथ के ही जिसमें भी आइज़ और मदर की तरफ से जो आइज़ और कलर्स वाला आ रहा है उसके साथ ही वो जोड़ा बना लेगा। मतलब कि सब में लगभग सेम वाले के साथ ही ये जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स ये आप देख रहे हैं, ये मेल के क्रोमोसोम्स है और ये फीमेल के क्रोमोसोम्स है। कैसे पता चलेगा? मेल के क्रोमोसोम्स इसलिए पता चलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स है और फीमेल के हैं, ये वाला फीमेल का है, ये वाला कैसे पता चलेगा? यहाँ पे वाई है। बाकी सब सेम होते हैं, लेकिन कहाँ बदलाव होता है? फीमेल की बॉडी में ये दोनों क्रोमोसोम्स एक्स एक्स पाए जाएंगे, जो हमारा 23वां जोड़ा है। ठीक है, और इसमें 23वां जोड़ा एक एक्स पाया जाएगा और एक वाई पाया जाएगा, क्योंकि मेल्स में क्या होता है, उसका 23वां जोड़ा वाई होता है। अब इसमें से जो हमारे ये वाले हैं 22 जो हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं ये, तो उसके 22 जोड़ों को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। और ये वाला जो एक जोड़ा है ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, 22 जो है ये हमारे ऑटोसोम्स है, और जो एक जोड़ा है ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, यही जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, 23वां जो जोड़ा जो हमारा है, ये डिसाइड करता है कि आपकी जो बॉडी है वो मेल वाली बॉडी होगी या फिर फीमेल वाली बॉडी होगी। यही आपके जो मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डायरेक्ट करेगा। ठीक है, मेल्स की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो यही वाला जो वाई क्रोमोसोम्स है ये डिसाइड करता है। ठीक है, यही बस बदलाव, यही बस हमारे जो चेंजेस होते हैं इसी में होते हैं, मेल और फीमेल के बीच के। ठीक है, ये एक ही जो आपका क्रोमोसोम्स है यही पूरा आपके सारे बदलावों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरीके से मेल्स के जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है? ये सारे ऑटोसोम्स हैं, और ये वाला जो है वो एक सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो मेल और फीमेल में ये अंतर होता है, मेल के क्रोमोसोम्स में और फीमेल के क्रोमोसोम्स में। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स हमारे 46 थे बॉडी की हर सेल में। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो किस में अरेंज होते हैं? 23 के पेयर में अरेंज होते हैं, यानी कि 23 जोड़े में पाए जाएंगे। दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, जो हमने बताया। ये वाले क्या थे? 22 जोड़े क्या है? हमारे ऑटोसोम्स, और ये एक वाला क्या है? ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे ऑटोसोम्स 44 होते हैं, यानी कि 22 जोड़ा होता है, और सेक्स क्रोमोसोम्स हमारे पास 2 होते हैं। फीमेल में ये XX होता है और मेल में ये XY होता है। ठीक है, यही पहचान है इसकी, यही वाली आपको जो दिखाई दे रही है यही पहचान है कि जो फीमेल है उसमें ये XX होगा, और मेल में क्या होगा? X और Y होगा। ठीक है, यही पहचान है मेल सेल की और फीमेल सेल की। इसके बाद हमारा, ठीक है, अब ये क्या है? जो ऑटोसोम्स है ये हमारा ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाते हैं, जैसे कि बालों का कलर, आइज़ का कलर, हाइट, वेट, ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारा ऑटोसोम डायरेक्ट करता है। और जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं, जो आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा ये सेक्स क्रोमोसोम्स डिसाइड करेंगे, फीमेल में XX और मेल में XY। ठीक है, इनका सेक्स क्रोमोसोम्स का काम क्या है? जो हमारे 23वां जोड़ा है इसका काम क्या है? सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करना। ठीक है, ईच मेंबर ऑफ पेयर कम्स फ्रॉम मदर एंड अनदर फ्रॉम फादर। ठीक है, इसमें से जो आप देखोगे तो आप ये दिखाई दे रहे हैं कि जोड़े में हमारे पास क्या है? 2 क्रोमोसोम्स हैं, दो का जोड़ा बना लिया ना इन्होंने, दो के ये सारे आप देख रहे हैं सब जोड़े में हो गए। तो इस जोड़े में से एक कहाँ से आता है? मदर से आता है, और एक फादर से आता है। इसी तरीके से एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। अपने आप ही एक इधर से मदर से आया, एक इधर से फादर से आया, तो इन्होंने अपने आप ही जोड़े बना लिए जो इनके मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक वाले थे। ठीक है, जैसे कि हम दोस्ती किससे करते हैं? जो हमारे मिलते जुलते गुणों वाला होता है। इसी तरीके से ये जो जोड़ा बनाएंगे किसके साथ बनाएंगे? जो इनके साथ मिलते जुलते गुण वाले होंगे। ठीक है, इसमें ये लिखा भी है, अनदर फ्रॉम फादर करस्पॉन्ड्स ईच अदर इन साइज, शेप एंड जेनेटिक फंक्शन। मतलब जोड़ा उसके साथ बनाएंगे जिसका साइज इनके जैसा होगा, शेप एक जैसे होंगे, और जेनेटिक फंक्शन भी उनके सेम से होंगे। तो आप देख रहे होंगे इनके जहाँ जोड़े बनाए गए हैं ये देखिए एक साइज वाले ही लग रहे हैं सब। ठीक है, इनके जेनेटिक फंक्शन भी एक होंगे, तभी ये अपने जैसे का ही पकड़ करके क्या बना लेते हैं? जोड़ा बना लेते हैं। कौन? हमारे क्रोमोसोम्स। ठीक है,
गुणसूत्र 46 जोड़े 46 होते हैं, 23 जोड़ी में होते हैं। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, गुणसूत्र पूछ लेते हैं। वो ये भी पूछा हुआ है कि फीमेल में XX पाया जाता है और मेल में XY पाया जाता है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये। ऑटोसोम्स हमारे पास 44 होते हैं। ये याद करने वाली चीज़ है कि गुणसूत्र हमारे दो तरह के होते हैं, एक ऑटोसोम्स और एक लिंग गुणसूत्र। तो ऑटोसोम्स जो होते हैं वो 44 होते हैं, यानी कि 22 के जोड़ों में होते हैं, और जो लिंग गुणसूत्र है वो हमारे 2 होते हैं। मानव विशेषता को निर्धारित करते हैं ऑटोसोम्स, ये लिंग निर्धारित करते हैं। ठीक है, जोड़ी का प्रत्येक सदस्य माँ से आता है और दूसरा वाला पिता से आता है। ठीक है, जो आकार अनुवांशिक कार्य में एक दूसरे से मेल खाता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे बाकी सारे सेल्स में क्या है, 46 क्रोमोसोम से इतना समझ में आ गया। हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं 46 क्रोमोसोम सब में पाए जाते हैं, जो जोड़ों में अरेंज होते हैं। लेकिन सिर्फ हमारे शरीर की जो 2 कोशिकाएं हैं, यानी कि कौन सी, स्पर्म और ओवम, जो हमने जब प्रीनेटल पढ़ा था तब भी हमने देखा था, जो हमारी स्पर्म और ओवम होती हैं। ठीक है, स्पर्म और ओवम वाली कोशिकाएं होती हैं, मेल की बॉडी में स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल की बॉडी में ओवम बनते हैं। ठीक है, तो स्पर्म वाली जो कोशिका होती है, ये वाली जो स्पर्म वाली कोशिका है, और इसमें जो ओवम वाली कोशिका है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, वैसे नॉर्मल सेल्स में हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें जोड़े वाला क्रोमोसोम्स नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम्स पाया जाएगा। जोड़े खत्म हो जाते हैं, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें, स्पर्म्स में। और कौन सी प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ मायोसिस होती है, जिसका काम क्या होता है, इसको हम हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। इसका काम होता है, जो हमारे 23 क्रोमोसोम्स हमारे पास, जो हमारे 46 क्रोमोसोम्स सारी सेल्स में है, तो जब स्पर्म की और एग की सेल्स बन रही होती हैं उस समय ये क्या करती हैं, प्रोसेस ऑफ मायोसिस इसमें होती है। और ये इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो टूट के प्रोसेस के थ्रू कई प्रोसेस से गुजर करके क्या हो जाते हैं, वो अपनी मात्रा के आधे हो जाते हैं, यानी कि जोड़े उनके ख़त्म हो जाते हैं। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू जोड़े ख़त्म हो जाते हैं, वो आधी संख्या में रह जाते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स हमारे स्पर्म में रह जाते हैं, जिसमें से 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, हर स्पर्म्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होगा या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। ठीक है, क्योंकि जोड़े तो खत्म हो गए हैं, आप सिर्फ एक ही बचा है। पहले तो जोड़े में मिल रहे थे सारी सेल्स में, लेकिन इसमें जोड़े में नहीं बनते हैं, इसमें सिर्फ एक ही बचता है। या तो एक्स होगा इसमें, क्योंकि मेल में या एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं, तो स्पर्म में या तो एक्स पाया जाएगा या फिर वाई पाया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ओवम में होता है। ओवम में भी एक प्रोसेस ऑफ मायोसिस होती है। जब ओवम मैच्योर होते हैं तो उसमें क्या होता है, जब प्रोसेस ऑफ मायोसिस के थ्रू क्या होता है, मायोसिस के थ्रू हमारे जो 23 क्रोमोसोम्स, जो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, वो टूट के कितने बच जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स में बच जाते हैं। ठीक है, यानी कि हाफ हो जाते हैं ये क्रोमोसोम्स भी, जैसे स्पर्म्स में हो गए। और इसमें भी कितने होते हैं, 22 और 22 जो होता है हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 हमारा इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स ही होगा, या तो ये जो जोड़ों के जो दोनों एक्स ही थे तो दोनों में से कोई ना कोई एक्स ही आएगा। ठीक है, समझ, लेकिन इसमें हमारा वाई आ सकता है। अब इसमें क्या है, ये जो हमारा मेन रीज़न है ये वाले प्रोसेस का, प्रोसेस ऑफ मायोसिस का, इसका रीज़न ये है कि अगर मदर में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, स्पर्म में भी हो और ओवम में भी हो। ठीक है, मदर के स्पर्म में 46 हो और हमारे उसमें भी 46 हो, ओवम में भी। ठीक है, तो जब बेबी कंसीव करेगा तो उसके पास कितने बच जाएंगे, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो हमारा ह्यूमन प्रजाति है उसका जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। फिर अब अगर इसकी भी आगे जनरेशन में जाकर 92 के भी दुगने हो जाएंगे, तो जनरेशन जो जनरेशन ऐसा ना हो कि क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ती जाए, जिससे फिजिकली जो होगा, जो हमारा ह्यूमन प्रजाति है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, और आगे जाने पे ऐसा हो सकता है कि कई सालों में, सदियों बाद कुछ अलग सा ही फिजिकल अपीयरेंस आए। ठीक है, इसीलिए नेचर ने क्या किया है, ये जो है ये मेंटेन रहे, और कितने रहे, ये हमारे 23 क्रोमोसोम्स मिलकर के जो एक ह्यूमन सेल्स में होता है 46 क्रोमोसोम्स ही मिले। ठीक है, यानी कि जब मेल का स्पर्म मिल रहा है, यानी कि उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, ओवम मिल रहा है उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो दोनों मिलकर के 46 क्रोमोसोम्स ही बच्चे में आए, ना कि ज़्यादा क्रोमोसोम्स हो जाएं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया है, जो 46 क्रोमोसोम्स फादर से मिल रहा था और जो 46 क्रोमोसोम्स मदर से मिल रहे थे, दोनों ही क्रोमोसोम्स को पहले आधा करा गया है, स्पर्म की सेल में और ओवम की सेल में, प्रोसेस ऑफ मायोसिस के थ्रू।
जिसमें 22 ऑटोसोम्स है और एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है, दोनों में ही। तो वो बच्चे के जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म के, 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म्स के और 23 क्रोमोसोम्स हमारे ओवम के मिलकर के कितने हो जाते हैं, बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ये लास्ट क्लास में भी समझाया था पर मुझे लगा शायद एक बार और मुझे समझा देना चाहिए। तो फिर है हमारा नेक्स्ट है, पिता में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और माँ में भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो शुक्राणु जो 23 अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा गुणसूत्र जो है आधे हो जाते हैं। 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसमें से एक एक्स होता है एक वाई होता है, ठीक है। इस तरीके से माँ में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। माँ की भी हर कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन उसकी जो डिम्ब वाली यानी कि ओवम वाली कोशिका है उसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है और वो जो 46 है वो टूट के आधे बच जाते हैं, जिसको हम प्रोसेस ऑफ मायोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें भी 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स या तो एक्स होगा या फिर एक्स ही होगा, ठीक है। और ये स्पर्म की एक सेल में या तो एक्स आएगा या फिर वाई आएगा, क्योंकि जोड़े तो खत्म हो गए हैं। या तो एक्स आएगा, जोड़े टूट चुके हैं, या तो एक्स वाला स्पर्म आएगा या फिर वाई वाला स्पर्म आएगा। अब अगर जो मदर का जो ओवम और स्पर्म मिल रहा है यानी ये जो हमारा मिल रहे हैं, तो इसमें क्या है 22 तो हमारे क्या हो जाएंगे 44 हमारे क्या हो गए ये वाले 22 और ये वाले 22 मिलकर 44 क्या हो गए ऑटोसोम्स हो गए। और ये वाला मान लीजिए ये वाला एक्स मिला है मदर का और ये वाला फादर का ये वाला एक्स मिला है, मदर का ये वाला एक्स मिला है, तो क्या हो जाएगा 2 हमारे ये हो जाएंगे। तो कितने हो गए टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स का मतलब क्या है, क्या आया है एक्स आया है। इसका मतलब जो चाइल्ड है वो क्या है गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, क्योंकि एक्स किस में पाया जाता है गर्ल में पाया जाता है। अब जो बेबी होगी वो गर्ल होगी। इसके विपरीत अगर यहाँ से ये वाई वाला क्रोमोसोम्स मिलेगा फादर का और इसमें से तो कोई भी मिल जाए एक्स वाला, तो क्या होगा एक्स और वाई हो जाएगा। तो इसमें जो वाई आया है इसका मतलब ये वाला जो बेबी होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा बेबी बॉय होगा, ठीक है। अगर एक्स वाला स्पर्म मिलेगा तो और यहाँ से तो एक्स ही मिलना है तो क्या हो जाएगा वो गर्ल चाइल्ड होगी। अगर वाई वाला स्पर्म मिलेगा इधर से तो वाई ही मिलना है तो वो क्या होगा हमारा बॉय चाइल्ड होगा, ठीक है। तो ये आने वाली संतान का लड़का होना या लड़की होना किस पर निर्भर करता है, पिता पे निर्भर करता है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करेगा कि पिता की जो स्पर्म है कौन सा वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है, उसमें एक्स है या फिर वाई है। वाई वाला स्पर्म अगर फर्टिलाइज करेगा एग को तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम का जो सेक्स होगा वो बॉय होगा। अगर एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो जो सेक्स होगा वो गर्ल होगा, ठीक है। ये हमारा बॉय और गर्ल का हो गया। अब है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या है, अब हमने ये देखा था ना कि हमारे ये एक मदर से आ रहा था, ये जो हमारे आ रहे थे ये एक मदर से आ रहा था एक फादर से आ रहा था। इसी तरीके से हमारी उसमें हर गुण के लिए जीन्स आते हैं, ठीक है। मान लीजिए आइस कलर के लिए, ठीक है, आई के कलर के लिए जीन्स आएंगे कि होने वाले बच्चे का आँखों का कलर क्या होगा। तो जीन्स कैसे आते हैं, एक तरह के होमोजाइगस जीन्स होते हैं और हेट्रोजाइगस जीन्स होते हैं। होमोजाइगस जीन्स का काम क्या होता है, मान लीजिए मेरे दोनों मम्मी पापा के दोनों की आंखों का कलर जो है ब्लैक है, ठीक है, तो मुझे क्या कलर मिलेगा, मुझे कौन सा जीन्स आएगा, मुझे भी ब्लैक का ही जीन्स आएगा, तो वो क्या होगा होमोजाइगस हो गया। होमोजाइगस का मतलब होता है जब दोनों पेरेंट्स से जीन्स समान आते हैं, ठीक है, तो कोई लड़ाई नहीं है, ब्लैक ही हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो जब माता पिता दोनों के जीन्स एक जैसे ही होते हैं तो उसे होमोजाइगस बोलते हैं। डिस्प्ले द इनहेरिटेड ट्रेट्स, विरासत में मिले गुण प्रदर्शित करता है। मतलब कि दोनों के आंखों का कलर ब्लैक था तो मेरा भी आंखों का कलर ब्लैक हो गया, कोई लड़ाई हुई ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, जीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच पेरेंट्स। जीन्स प्रत्येक माता पिता से भिन्न होते हैं। माना कि जैसे कि एक मेरी मम्मी का जो कलर है आंखों का वो ब्राउन कलर है और मेरे फादर का जो कलर है वो ब्लैक कलर है। तो जब कॉन्सेप्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और ओवम का, तो ओवम में आएगा ब्लैक कलर, और जो मतलब कि अगर मम्मी का ब्लैक कलर है तो ओवम में ब्लैक कलर आएगा, और जो स्पर्म है स्पर्म में ब्राउन कलर आएगा, ठीक है, जो अगर पापा की आंखों का ब्राउन कलर है। तो मेरे अंदर किसके जीन्स आएंगे, ब्लैक के भी आएंगे और ब्राउन के भी आएंगे। अब दोनों जीन्स आपस में लड़ाई करेंगे कि कौन सा जीन्स जो है वो, जैसे मम्मी पापा की लड़ाई होती है ना घर में, वैसे ही दोनों जीन्स आपस में एक दूसरे
पर अपना असर छोड़ेंगे, प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे कि मैं डोमिनेंट रहूँ और दूसरा वाला जो जीन्स है वो मुझसे दब जाए। ठीक है, तो दोनों में से अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक आँख का कलर ब्राउन हो गया, एक आँख ब्लैक हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो इन दोनों में से कोई जीन्स, जो भी डोमिनेंट जीन्स होगा वो अपना कलर हमें, उसका मेरी आँख का कलर वो ही हो जाएगा जो डोमिनेंट जीन्स जो है डिसाइड करेगा। बाकी जो दूसरा वाला है वो रिसेसिव जीन्स हो जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, वो रिसेसिव जीन्स क्या हो जाएगा, वो दब जाएगा कलर। ठीक है, वो रिसेसिव जीन्स का कलर दब जाएगा और जो डोमिनेंट जीन्स है वो हमारा उसका कलर जो है वो उभर के आएगा, यानी कि मेरी आंखों का डिसाइड हो जाएगा कि भाई मेरे पापा के जीन्स ज़्यादा तेज थे तो मेरी आंखों का कलर भी क्या हो गया, ब्राउन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, फिर क्या होता है, ट्रेड्स विल डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स। तो दोनों जीन्स के बीच में रिलेशनशिप के थ्रू ही हमारा क्या होता है, हमारे गुण आते हैं, प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस में दो तरह के जीन्स होते हैं, एक है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव। इन हेट्रोजाइगस फॉर एवरी ट्रेड्स इनहेरिटेड टू जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स। मतलब कि हेट्रोजाइगस में क्या होता है, आपके हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक्स वाई जेड कुछ भी है आपके शरीर का, ठीक है, एक एक चीज़ के लिए आपकी मम्मी से भी जीन्स आएंगे और आपके पापा से भी जीन्स आएंगे। ठीक है, जो दोनों तरफ से जो जीन्स आ रहे हैं, हर चीज़ के लिए जीन्स में क्या होगा, एक तरीके की लड़ाई होगी। जीन्स में एक, उनमें से एक जीन्स जीत जाएगा तो वो हमें कलर देगा, दूसरा जीन्स वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाएगा, जो दूसरा जीन्स जो है वो दब जाएगा, वो हमारे अंदर ही रहेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जाकर के हमारी किसी जनरेशन में जाकर के वो ब्लैक आँखों वाला कलर भी मेरी किसी जनरेशन में आ जाए, क्योंकि मेरे अंदर है वो जीन्स, बस वो रिसेसिव हो गया है, दब गया है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस में प्रत्येक गुण के लिए प्रत्येक माता पिता से दो जीन्स विरासत में मिलते हैं। इन बोथ जीन्स वन जीन्स डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड। दोनों जीन्स में से एक जीन्स तो बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन्स। दोनों जीन्स में से एक ही जीन बच्चे की विशेषता तय करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी जीन्स। ठीक है, दोनों में से कोई एक विशेषता भी तय करेगा कि भाई ये आपका विशेषता तय करता है कि कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, यानी कि ब्राउन और ब्लैक में से मेरे अंदर डोमिनेंट जीन्स कौन सा है, ब्लैक वाले हैं, तो मेरी आंखें जो हैं वो ब्लैक हो गई। अदर जीन्स विल हैव नो इफेक्ट। दूसरे जीन्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसे हम रिसेसिव जीन्स बोलते हैं। ठीक है, वो बस पड़ा रहता है। अब इसमें कई सारे केस होते हैं, जैसे कि मान लो, सिंपल सी बात है, हमारे अंदर जीन्स हैं टॉल की भी और ड्रॉफ की भी। ड्रॉफ मतलब जो हमारे बौने होते हैं, बौने बच्चे होते हैं। ये आप लोगों ने बचपन में मेंडल के नियम पढ़े होंगे, वही नियम है। एक तरीके से इसको हम अगर ह्यूमंस पे देखें तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए मेरे फादर जो हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके अंदर जो गुण आए हैं वो गुण कौन से आए हैं, उनके अंदर कौन से गुण हैं, टॉल के गुण हैं, यानी कि अंदर दोनों ही गुण कौन सा है, टॉल वाले हैं, टीटी हैं। ठीक है, और मेरी जो मदर हैं उनकी हाइट कम है। ठीक है, उनके अंदर दोनों गुण हैं, कैपिटल टीबी और स्मॉल टीबी, यानी कि उनके अंदर उनकी मम्मी जो थी वो लंबी थी और उनके पापा जो थे वो छोटे थे, तो उसके हिसाब से उनके अंदर दोनों गुण आ गए। ठीक है, कैपिटल टी हमारा मतलब कि ज़्यादा लंबा और स्मॉल टी हमारा छोटा। ठीक है, तो दोनों गुण हैं उनके अंदर। तो जो दूसरी जनरेशन होगी, ठीक है, यानी कि मैं हुई हूँ, तो मैं क्या हो गई हूँ, मैं लंबी हो गई हूँ, लेकिन छोटे होने के गुण भी मेरे अंदर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, मैं लंबी हो गई हूँ, एक मिनट, लेकिन मेरे अंदर गुण है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें एक्चुअली ये यहाँ पे स्मॉल टी होगा। ठीक है, ये दोनों ही स्मॉल टी है, यानी कि हम यहाँ पे प्योर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्योर की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, प्योर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक तो बहुत लंबे हैं फादर और मदर बहुत छोटी हैं। ठीक है, बहुत लंबे हैं वो, और वो उनकी हाइट बहुत कम है। ठीक है, तो जो बेबी होगा उसका क्या है, उसका ये बनेगा, एक टी इधर से आएगा कैरेक्टरिस्टिक और एक स्मॉल टी का कैरेक्टरिस्टिक इधर से आएगा। तो बेबी क्या है, अभी है तो टॉल, बेबी टॉल ही गया है, लेकिन उसके अंदर स्मॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो रिसेसिव जीन्स है, यानी कि अप्रभावी है, उसके अंदर पड़ा है। अभी हाइट तो उसकी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर कम हाइट वाले गुण भी हैं, और आगे की जनरेशन में वो हो सकता है कोई बच्चा उनका बहुत कम हाइट का हो जाए, क्योंकि उसकी दादी जो थी कम हाइट की थी। ठीक है, तो ये पहली जनरेशन में ये होगा कि हाइट तो अच्छी होगी, क्योंकि डोमिनेंट, अधिकतर जो अच्छे वाले गुण होते हैं वो डोमिनेंट ही होते हैं। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट जो है वो टॉल वाला गुण है, और जो ड्रॉप वाला है वो रिसेसिव गुण है। तो हाइट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन गुण अभी उसके अंदर बौनेपन के हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये वाला जो हो गया है हमारा
जो गुण जो हमारे अंदर आए हैं ये कैपिटल के और स्मॉल के। अब इसी तरीके से जब किसी और के साथ इस तरीके के ही कोई दूसरा बच्चा होगा जिसके साथ भी यही केस होगा कि उसके अंदर भी उसकी मम्मी की लंबाई बहुत ज़्यादा है और पापा की लंबाई बहुत कम है, एक गुण उसके, एक जो जीन है वो लंबाई का खूब अच्छा जीन्स है और एक लंबाई, एक कम जीन है, कम लंबाई का भी जीन उसके अंदर है, हाइट का भी, ठीक है, ड्रॉप वाला जीन्स भी उसके अंदर है, बौनेपन का जीन्स भी है। देखने में भले ही वो लंबा है लेकिन उसके अंदर वो वाले जो कम बौनेपन के जीन्स है वो छुपे हुए हैं अभी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अब अगर ये वाला टी का जीन्स मिलेगा और ये वाला टी का जीन्स मिलेगा इनकी जनरेशन में, ठीक है, यानी कि इन दोनों की शादी हो गई, अब इनके बेबी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो ये वाले बेबी में क्या होगा, दोनों लंबाई हो जाए, दोनों बच्चे क्या हो जाएंगे लंबे, ये वाला जीन्स में क्या होगा, बच्चे जो है लंबा होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला बच्चा लंबा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें से भी डोमिनेंट वाला आ रहा है, इसमें से भी डोमिनेंट वाला आ रहा है, तो इसमें से इसके अंदर या इसके आने वाली जनरेशन में ये वाला गुण, ड्रॉप वाला गुण हट जाएगा क्योंकि इसके अंदर दोनों ही डोमिनेंट जीन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो, अगर इसकी वाइफ फिर से ऐसा कोई केस आता है तब जाकर के उसकी नई जनरेशन में ये वाली असर दिखाई देगा, पर इसके अंदर से ये असर ड्रॉप वाला हट चुका है। और इसका जो, और इन्हीं का इसी तरीके से दूसरा बच्चा है जिसमें एक डोमिनेंट वाला जीन्स हमने ले लिया है, दूसरा ड्रॉप वाला जीन्स आ गया है दूसरे बच्चे के अंदर, ठीक है। इसमें 4 केस हो सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप वाले केस आ गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो बेबी है वो देखने में तो लंबा होगा क्योंकि डोमिनेंट है, लेकिन उसके अंदर ड्रॉप वाली जीन्स अभी भी है। ऐसा ही इसमें भी होगा, ठीक है, ये वाला टी आ गया और ये वाला कैपिटल टी से अगर बेबी आया है, ये वाला जीन्स और ये वाला जीन्स आया है, तब इसमें भी होगा। और ये वाला जो लास्ट वाला जो है ये हमारा ड्रॉप होगा, ये ड्रॉप है, स्पेलिंग गलत हो गई है, DRAWF यानी कि बौना, ठीक है, ये ड्रॉप है। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोनों के दोनों स्मॉल टी हो गए हैं क्योंकि इसका भी रिसेसिव वाला जीन्स आ गया है और इसका भी रिसेसिव वाला जीन्स आ गया। जब दो रिसेसिव जीन्स आ जाते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है। अभी तक तो यहाँ पे पहले एक एक डोमिनेंट जीन्स था तो वो डोमिनेंट, भले उनके अंदर गुण थे लेकिन वो डोमिनेंट कर रहे थे, ठीक है, कि लंबे ही होगा, डोमिनेंट वाला जीन्स था उसके अंदर। लेकिन अब यहाँ से भी रिसेसिव वाला आ गया है, यहाँ से भी रिसेसिव वाला आ गया है, ठीक है। 4 केस हो सकते हैं, अगर मदर से भी रिसेसिव मिल जाए और फादर से भी रिसेसिव वाला जीन्स मिल जाए यानी कि बौनेपन का मिल गया, मदर के अंदर भी है बौनेपन का, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन छुपा हुआ है, फादर के अंदर भी है बौनेपन का, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन छुपा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि इनकी जो आने वाली बच्चे हैं, जो एक ये बच्चा है इसके अंदर दोनों ही रिसेसिव के लिए स्मॉल टी का हो जाए और ये बेबी जो है ये ड्रॉप हो जाए, ठीक है। तो इतने केस इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल ही प्योर लंबा हो सकता है, उसके अंदर बौनेपन का कोई गुण ही नहीं है, इसके अलावा लंबे तो हैं लेकिन बौनेपन के गुण उनके अंदर छुपे हुए हो सकते हैं। और जो लास्ट वाला केस है ये क्या हो सकता है, ये हमारा लास्ट वाला जो केस है इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये बौनेपन का केस हो सकता है। ये हमारा कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल टी हैं दोनों, ठीक है, इनको ठीक कर लेना। और ये ड्रॉप है स्पेलिंग, ठीक है, स्मॉल टी में होगा ये, तो ये ड्रॉप है, इसका मतलब ये है यहाँ से भी स्मॉल टी आ गया, यहाँ से भी स्मॉल टी आ गया। अगर मदर से भी स्मॉल टी यानी कि रिसेसिव मिल जाता है, फादर से भी रिसेसिव मिल जाता है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, फिर बच्चा ड्रॉप हो जाएगा यानी कि बौनापन बच्चे में दिखाई देने लगेगा क्योंकि दोनों तरफ से क्या मिल गया है, रिसेसिव वाले कैरेक्टरिस्टिक आ गए हैं और बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें बौना हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगी ये, ठीक है। आई होप आपको ये वाले समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे उसमें बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीजीटी के एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। कल ही मैं एक क्वेश्चन देख रही थी, उसमें उन्होंने पूछा था, उन्होंने 4 तरह के ब्लड ग्रुप दे रखे थे कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उसका ब्लड ग्रुप ये है, उसके 4 फ्रेंड हैं उनका ब्लड ग्रुप ये है, तो उस बच्चे जो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको कौन से फ्रेंड का ब्लड चढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये बनते हैं, हर तरह के एग्जाम में बनते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर मदर का ब्लड ए है, ठीक है, यानी कि एक पेरेंट का ब्लड ए है और दूसरे पेरेंट का ब्लड क्या है, दूसरे पेरेंट का ब्लड भी क्या है, हमारा ए है, तो आने वाले बच्चे का ब्लड क्या होगा, ए हो सकता है और ओ हो सकता है, ठीक है। ओ भी हो जाता है किसी किसी केस में, जबकि यहाँ ओ नहीं है किसी का, पर बच्चे का हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मदर का ब्लड जो है ए है, यानी कि एक पेरेंट का ब्लड ए है, दूसरे पेरेंट का, मदर या फादर जो दूसरा पेरेंट है उसका ब्लड बी है, तो क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है बच्चे का ब्लड, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है और ओ हो सकता है, ओ तो फ्री में ही आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे अगर एक पेरेंट का ब्लड ए है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ए बी है, तो बच्चे का क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, ठीक है, ये हमारा हो सकता है।
ब्लड ग्रुप, इसमें ओ नहीं होगा, ठीक है। अगर बच्चे का एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे का ओ नहीं होगा फिर, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, अगर एक पेरेंट का ए है और दूसरे पेरेंट का ओ है तो बच्चे में क्या हो सकता है, ए हो सकता है और ओ हो सकता है। सिंपल सी बात है, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है। अगर बच्चे का बी है और बी है, दूसरे का, दोनों पेरेंट्स का बी है, ठीक है, तो बच्चे का या तो बी होगा या फिर ओ होगा, ठीक है। ओ तो हमारा फ्री में ही है। अगर एक पेरेंट का बी है और दूसरे पेरेंट का ए बी है तो बच्चे का क्या होगा, ए होगा, बी होगा या फिर ए बी होगा, ठीक है। ए हो सकता है, बी हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। क्योंकि मेरा भी जो केस है, मेरे फादर का बी है और मेरी मदर का ए है, तो मेरा ए बी है। और मेरे घर में जो बाकी के भाई बहन है, एक का बी है और एक का ए है, ठीक है। फिर ये क्या है हमारा, अगर आपके एक पेरेंट का बी होगा और दूसरे पेरेंट का ओ होगा तो आपका क्या हो सकता है, बी और ओ हो सकता है, ठीक है। आपका या तो बी होगा या फिर ओ होगा। आपके दोनों पेरेंट्स का अगर ए बी है तो आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ये तो पता होगा। ब्लड ग्रुप ए, ग्रुप बी और ए बी और ओ, ठीक है, ये होते हैं 4 ग्रुप होते हैं ना। तो इसमें से अगर मदर का जो है और फादर का जो है वही निर्धारित करता है कि हमारे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। अगर मदर का एक फादर का एक पेरेंट का ए बी है, दूसरे पेरेंट का ओ है, तो या तो ए होगा या फिर ओ बी होगा, ठीक है। यहाँ पे ओ नहीं होगा। फिर क्या है हमारा, अगर दोनों पेरेंट्स का ओ है तो बच्चे का भी ओ होगा, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप के टाइप्स हैं जो निर्धारित करते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा अगर मदर या फादर का ये है तो, ठीक है। ये याद करने पड़ेंगे सारे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। कुछ भी पूछ लेते हैं, वो कोई भी केस दे देते हैं कि अगर मदर का बी है और फादर का भी बी है तो बच्चे का कौन सा हो जाएगा, तो बी और होगा या फिर ओ होगा, ठीक है। अगर आसान है वैसे देखा जाए तो, जो है वो तो होंगे ही होंगे, साथ में एक दो ये याद करने पड़ेंगे, ओ वाले कहाँ कहाँ दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्लड ग्रुप है। जो अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है वही बच्चे का ब्लड ग्रुप भी निर्धारित करता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। जैसे ऑटोसोम्स तो कई बार पूछा गया है, सेक्स क्रोमोसोम्स कई बार पूछा गया है। ये पूछा जाता है कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमारे स्पर्म और ओवम में जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाते हैं। स्पर्म के क्रोमोसोम्स पूछ सकते हैं वो, स्पर्म के ऑटोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स पूछ सकते हैं वो, मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स में अंतर पूछते हैं। इसमें से क्वेश्चन रिपीटेडली हर साल पूछे जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम जेनेटिक डिसऑर्डर पे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।